Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 3rd of May 2021. तो गाइज आज है तारीख 3 मई 2021 और है मंडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को ये कंप्लीट न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोग को ये चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वो लिंक इसी चैनल का है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये चैनल ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे द हिंदू न्यूज़पेपर मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ, डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स और ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री में, तो जाकर इसको ज़रूर ज्वाइन करना। नाउ एक बात और मैं बता दूं कि पिछले एक सप्ताह से हमारा डेली करंट अफेयर का वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा था। नाउ अब आज से वो रेगुलरली अपलोड होगा। जिस तरीके से ये दोनों वीडियोस हमारे पहले अपलोड हुआ करते थे उसी तरीके से यहाँ पे आप अपलोड होते हुए आपको नज़र आएंगे। तो आज का ये डेली करंट अफेयर का वीडियो अपलोड कर दिया गया है इसी चैनल पर, तो जाकर इसको ज़रूर देख लेना। चलो बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है होली सी को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इंडिया के कंपैरिजन में कहाँ पर है, अच्छे से मैप में देखना और फिर आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रखने वाले हो। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है पिछले कुछ दिनों से इलेक्शंस के बारे में चर्चा हो रही है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, कल जो है इन इलेक्शंस का रिजल्ट आ चुका है, तो आज के न्यूज़पेपर में कम्प्लीटली ये पूरा का पूरा भरा पड़ा है इस इलेक्शन के बारे में। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आज के द हिंदू हमारे लिए आप कह सकते हो बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं होता। सिर्फ 4 और 5 आर्टिकल हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, उनका डिस्कशन मैं इस वीडियो में करूँगा। साथ ही साथ हमारे कुछ 3 एडिटोरियल्स पेंडिंग हैं पिछले दिनों के, तो उनका डिस्कशन भी हम लोग इस वीडियो के अंदर कम्प्लीटली करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख पाओगे पूरा की पूरी इलेक्शन की कहानी यहाँ पे रखी गई है। तो वेस्ट बंगाल सबसे ज़्यादा न्यूज़ के अंदर था, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे वेस्ट बंगाल से अगेन ममता बनर्जी आ चुकी हैं। ओके चलो हम चलते हैं अपने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की तरफ, ये हमारे काम के नहीं हैं। नाउ यहाँ पर आता है एक आर्टिकल, देख पाओगे आप, सेंटर फेसेस क्वेश्चंस ओवर हाउ इट प्लान्स टू यूज़ फॉरेन एड। यानी कि आज के टाइम पर जब कोविड इन्फेक्शन अपने पीक पर है, लगातार इन्फेक्शंस नज़र आ रहे हैं बढ़ते हुए, कोविड पेशेंट्स बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, ऑक्सीजन क्राइसिस देखने को मिल रहा है, तो उस बीच में बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज़ हैं जो कि हम लोग को हेल्प प्रोवाइड करवा रही हैं। हम लोग को ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स दिए हैं उन्होंने, और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करवाए गए हैं बहुत सारी कंट्रीज़ के द्वारा। नाउ अब यहाँ पे सेंटर के ऊपर क्वेश्चन ये उठ रहा है केंद्र सरकार के ऊपर कि वो जो हेल्प आ रही है फॉरेन कंट्रीज़ के द्वारा उसको किस तरीके से ये सेंटर प्लान कर रही है, किस तरीके उसको लेकर काम कर रही है। नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे कुछ कंट्रीज़ के बारे में मेंशन करा गया है जिन्होंने इंडिया को हेल्प प्रोवाइड करवाई है और किस चीज़ की हेल्प प्रोवाइड करवाई है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख पाओगे फ्रांस ने 8 ऑक्सीजन प्लांट्स डिलीवर कर दिए हैं संडे में, हमारे गवर्नमेंट सोर्सेस ये सारी चीज़ें बताते हैं। उसके साथ फ्रेंच गवर्नमेंट ने लगभग 28 टन्स ऑफ इक्विपमेंट्स भी भेजे हैं इंडिया को। उसके बाद यहाँ पे आप देख पाओगे ये जो इक्विपमेंट्स है ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। ये जो ऑक्सीजन जनरेटर्स हैं ये लगभग ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाएंगे 250 बेड्स के लिए। एक ऑक्सीजन जनरेटर 250 बेड को यहाँ पे प्रोवाइड करवाने वाला है, मतलब कि एक हॉस्पिटल का काम एक ऑक्सीजन जनरेटर करने वाला है। तो ये काफ़ी बड़ी हेल्प हो जाती है जो कि फॉरेन कंट्रीज़ हम लोग को प्रोवाइड करवा रही हैं, और लगभग 40 कंट्रीज़ इस तरीके की आप कह सकते हो हेल्प प्रोवाइड करवा चुकी हैं हम लोगों को। उसके साथ साथ एट द लास्ट इस आर्टिकल के अंदर बताया गया यूएस की हेल्प के बारे में। तो संडे में जो 3rd यूएस एड शिपमेंट है उसको भी भेजा गया, लगभग 1000 ऑक्सीजन सिलेंडर्स को डिलीवर करा गया दिल्ली के अंदर। उसके बाद जर्मनी ने भी अपना शिपमेंट भेजा जिसके अंदर 120 वेंटिलेटर्स थे, मोबाइल ऑक्सीजन प्रोडक्शन, इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर ये बताया गया है। उसके बाद उज़्बेकिस्तान की बात करें तो इसने भी लगभग 100 ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स हमको डिलीवर करे हैं। बेल्जियम ने भी लगभग 1000 वायल्स ऑफ द मेडिसिन रामदेसिविर उसको डिलीवर किया है इंडिया को।
इस तरीके से आप देख सकते हो यूएस, जर्मनी, फ्रांस, इनफैक्ट सिंगापुर ने भी हमें बहुत हेल्प प्रोवाइड करवाई है बाय प्रोवाइडिंग क्रायोजेनिक टैंकर्स। क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंकर्स हम लोगों को दिए हैं जिससे हम लोग ऑक्सीजन को कैरी कर सकते हैं। तो इस तरीके की जो है हेल्प प्रोवाइड करवाई जा रही है बहुत सारी कंट्रीज़ के द्वारा। नाउ क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अब ये जो हेल्प है इनको किस तरीके से प्लान करती है सरकार, किस तरीके से इन सभी चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। अब यहाँ पे इतनी हेल्प आ रही है तो हम लोगों को अपने यहाँ सिचुएशन जो आज के टाइम पर चल रही है उससे काफ़ी हद तक लड़ने में मदद डेफिनेटली मिलने वाली है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल को। यहाँ अगले ही पेज पर आप देख पाओगे ऑक्सीजन क्राइसिस को लेकर बात करी गई है। ओपोजिशन यहाँ पे लगातार क्वेश्चन उठा रही हैं ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर कि ऑक्सीजन प्रॉपरली सप्लाई नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से काफ़ी हज़ारों लोगों की यहाँ पर जान जाती हुई नज़र आ रही है डेली बेसिस पर। ठीक है, ऑक्सीजन की कमी की वजह से। तो यहाँ पे दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। ये आप देख पाओगे इंडिया के ओवरऑल केसेस के बारे में बताया गया है। तो इंडिया के अंदर सिंगल डे के अंदर वो 3.69 लाख न्यू केसेस देखने को मिले हैं इन अ सिंगल डे। तो ये अकेले एक दिन के केसेस आ रहे हैं और ऐसा नहीं है कि ये कोई नई बात हो गई है, ये काफ़ी दिन हो रहे हैं। लगातार 3.5 लाख से ज़्यादा केसेस डेली बेसिस पर हम लोग देख रहे हैं इंडिया के अंदर। उसके साथ अगर हम डेथ की बात करें तो डेथ लगातार इंक्रीज़ हो रही है। पहले यहाँ पर डेथ हम लोग देख रहे थे 1200 के आसपास, फिर 1800 के आसपास, अब आप देख पाओगे 3500 के आसपास डेथ हो रही है ड्यू टू कोविड-19 इन अ सिंगल डे। तो यहाँ पर सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल हो चुकी है और इन चीज़ों के ऊपर हम लोगों को काम जल्द से जल्द करना पड़ेगा। और यहाँ पे उसके बराबर में आप आर्टिकल देख पाओगे जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ हैं अदर पूनावाला, ये इंडिया को छोड़कर चले गए थे। इन्होंने यहाँ पर इंडिया को छोड़कर ये यूके गए और यूके जाकर इन्होंने बताया कि इनके पास बहुत सारे थ्रेट्स आ रहे हैं, धमकियाँ आ रही हैं किस चीज़ को लेकर कि वैक्सीन्स जो है उन लोगों को, बड़े बड़े लोगों को प्रोवाइड करवाई जाए सबसे पहले। और इन्होंने बोला कि ये सब मुझसे देखा नहीं जा रहा है, ऐसे मुझसे काम होगा नहीं। ये भाग गए इंडिया, सॉरी यूके। और यहाँ पे आप देख पाओगे अब स्टेटमेंट ये आ रही है कि ये जल्दी से ही इंडिया आने वाले हैं, ऐसा इन्होंने खुद बोला है। नाउ ये हैं कौन, तो आप देख पाओगे आज के टाइम पर तो सबसे ज़्यादा चर्चा में है, ये मीडिया वगैरह में बहुत ज़्यादा चर्चा के अंदर हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये दुनिया का, वर्ल्ड का सबसे बड़ा वैक्सीन प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरर एक तरीके से आप कह सकते हो। तो दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग करती है वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया करती है। पुणे के अंदर इसका हेडक्वार्टर मिल जाएगा। इसी के सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं अदर पूनावाला। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल को देखेंगे हम लोग और क्या है हमारे लिए इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आप देख पाओगे ओडिशा वगैरह के अंदर 14 दिन का लॉकडाउन लगाया गया है, उसके बारे में यहाँ पे चीज़ें मेंशन करी गई हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे पेज नंबर 13, 14 ये सब यहाँ पे बेकार हैं, एडवर्टीजमेंट भरे हुए पेज हैं, किसी काम के हैं नहीं। आएंगे पेज नंबर 16 के ऊपर, दैट इज़ वर्ल्ड सेक्शन, देखेंगे दुनियादारी के अंदर क्या चल रहा है। सबसे पहले इस वाले आर्टिकल को देखते हैं। इंडिया को यहाँ पर मदद आ रही है कहाँ से, ताइवान से भी। अभी हमने डिस्कस किया था, बहुत सारी कंट्रीज़ ऑलरेडी हेल्प कर रही हैं। उसी बीच में ताइवान भी काफ़ी हद तक हेल्प प्रोवाइड करवा रहा है भारत को। तो इंडिया ने संडे में अगर हम बात करें तो उन्होंने रिसीव किया है ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स को, ऑक्सीजन सिलेंडर्स को, किसके थ्रू, ताइवान के थ्रू। मतलब ताइवान ने ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाई हैं। उसी के साथ यहाँ पर पहला बैच जिसमें 50 ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स हैं, 500 ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं, ये सब न्यू दिल्ली पहुंचे हैं संडे में। और ये सब हेल्प है एक ताइवान की। ताइवान ने यहाँ पर ये सारी चीज़ें मेंशन करी हैं कि पूरी तरह से साथ है ताइवान इंडिया के, और भी बहुत सारी कंट्रीज़ इस तरीके का दावा करती हैं। नाउ उसके बाद यहाँ पे आप देख पाओगे ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। अगर हम बात करें आज के कंप्लीट न्यूज़पेपर की तो ये आर्टिकल आज का आर्टिकल ऑफ द डे है। अफगान फाइटिंग लीव्स स्कोर्स ऑफ तालिबान फाइटर्स डेड, ऐसा यहाँ पे मिनिस्ट्री बोलती है। देखो आज के टाइम पर क्या हो रहा है, मैं आपको अफ़गानिस्तान के बारे में थोड़ी सी सिचुएशन बताता हूँ। ये एक एक्चुअली में यूएस की वॉर वगैरह ये सब क्या है। देखो अफ़गानिस्तान के अंदर में आज के टाइम पर एक डिस्प्यूट हमेशा चलता रहता है। एक तरफ है अफ़गानी सरकार यानी अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट, दूसरी तरफ है तालिबान जिसको हम लोग मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी बोल देते हैं। नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे जो तालिबान है ये चाहता है वहाँ पर कि अफ़गानिस्तान के अंदर ये पूरी तरह से रूल करे।
ठीक है। दूसरी तरफ यहाँ पे अफगानिस्तान सरकार चाहती है कि उनके हिसाब से रूल होना चाहिए और सारी चीज़ें इनके बेसिस पर चलनी चाहिए। लेकिन इन दोनों के बीच में क्या हो जाता है, अब हो जाता है डिस्प्यूट, क्योंकि ये दोनों ये चाहते हैं कि इनके कंट्रोल में हो। नाउ इसी चक्कर में जो तालिबान या ऑर्गेनाइजेशन है ये काफ़ी हद तक लोगों को मार देती है। और अगर हम बात करें, अफगान सोल्जर्स को काफ़ी हद तक मारा है तालिबान ने भी। नाउ अब इसी को देखते हुए यहाँ पे बीच में आती है यूएस की ट्रूप्स, यानी यूएस के आप कह सकते हो जवान आते हैं। और यूएस के जवान एंटर कर चुके हैं अफगानिस्तान के अंदर। और ये एंट्री कोई नई एंट्री नहीं है, ये जो यूएस के ट्रूप्स हैं ये अफगानिस्तान में एंटर करे थे साल 2001 में। ये क्या था इसके पीछे का रीज़न ये था, साल 2001 में एक 9/11 नाम का अटैक हुआ था। कहाँ पर हुआ था? यूएसए के अंदर। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ये जो 9/11 अटैक है ये हुआ था सितंबर में, 11 सितंबर को। और यूएसए में एक बिल्डिंग थी, ठीक है, जिसमें यहाँ पे प्लेन घुस गया था पूरी तरह से। जब यहाँ पर यूएसए के एक्सपर्ट्स ने पता लगाया इस अटैक के पीछे किसका हाथ है, तो वो नाम निकल कर आया अल-कायदा। और जो ये अल-कायदा है ये कहाँ पे रहता था उस समय, ये देखने को मिलता था अफ़गानिस्तान के अंदर ही। और जो लीडर है वो है ओसामा बिन लादेन, ठीक है। हालांकि ओसामा बिन लादेन को बाद में मार दिया था, यूएसए ने ही मारा था। लेकिन इनफैक्ट टाइम बहुत हो चुका था, 2001 में अटैक हुआ था, 2011 में ओसामा बिन लादेन मारा गया था, ठीक है। इस चीज़ के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। नाउ यूएसए ने उस टाइम पर सीधे सीधे बोल दिया था, किससे? अफगानिस्तान से बोला था कि आपको क्या करना है, ओसामा बिन लादेन को, मतलब अफगानिस्तान में उस टाइम पर 2001 के टाइम पर तालिबान अपना रूल चलाता था। तो तालिबान से बोला कि आपको क्या करना है, अलकायदा को ख़त्म करना है अपने कंट्री के अंदर से, और ओसामा बिन लादेन को यूएस को सौंप देना है, क्योंकि यूएस में इस तरीके का अटैक हुआ है। नाउ यहाँ पे तालिबान ने सीधा सीधा इस चीज़ से इनकार कर दिया। सीधा सीधा यहाँ पे तालिबान ने बोला हमारे पास नहीं है ओसामा बिन लादेन। नाउ अब इस चीज़ को देखते हुए यूएस को आया गुस्सा, यूएस ने कर दी स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक्स, मिसाइल, सभी चीज़ों का इस्तेमाल किया गया। ये उसके बाद जो है अपने जो ट्रूप्स हैं यूएस ने वो अफ़गानिस्तान के अंदर भेज दिए। और अफ़गानिस्तान में तब से ही यूएस के ट्रूप्स आज तक फंसे पड़े हैं। नाउ मुद्दा उस चीज़ को लेकर यहाँ पर है कि अब जो है यूएस कोशिश ये कर रहा है कि अपने जो ट्रूप्स हैं वो वहाँ से विड्रॉ किए जाएं, अफ़गानिस्तान से विड्रॉ किए जाएं। और अभी यहाँ पर एक इन्होंने डेडलाइन रखी है, वो है 11 सितंबर 2021, यानी इस साल की 11 सितंबर तक ये लोग अपने ट्रूप्स को विड्रॉ कर लेंगे। नाउ अब सेकेंड क्वेश्चन ये उठता है कि जैसे ही यहाँ पर ट्रूप्स को विड्रॉ करता है यूएसए, देन उसके बाद वहाँ पे क्या शांति बनी रहेगी? तालिबान के साथ पीस मेंटेन रहेगा अफगानिस्तान गवर्नमेंट का या नहीं? इस तरह की सिचुएशन हम लोग को देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आप एक स्टेटमेंट है जिसको आप लोग देख पा रहे होंगे, अफगान गवर्नमेंट फोर्सेस एंड द तालिबान हैज़ लेफ्ट मोर देन 100 इंसर्जेंट्स डेड इन द पास्ट 24 आवर्स। ये पिछले 24 घंटे की कहानी है जहाँ पर अफगान गवर्नमेंट, अफगान सरकार और तालिबान के बीच में डिस्प्यूट हुआ है। लगभग 100 इंसर्जेंट्स को मार दिया गया है, ठीक है। ऐसा यहाँ पर डिफेंस मिनिस्ट्री ने बताया है संडे में। और जो यूएस मिलिट्री है वो तो फिलहाल यहाँ पे अभी विड्रॉ करने की कोशिश कर ही रही है। तो अभी हम लोग देखेंगे आगे किस तरीके की सिचुएशन हम लोग को देखने को मिल जाती है। ये 3 से 4 मिनट में मैंने पूरी कहानी बता दी है, यही आपको काफ़ी जगह पढ़ने को मिलेगी, इसके बारे में ध्यान रखना। ओके, नाउ यहाँ पे आप लोग एक आर्टिकल देख पाओगे, नॉर्थ कोरिया ने बोला है जो बाइडन है वो एक हॉस्टाइल पॉलिसी, एक अनफ्रेंडली पॉलिसी लेकर चल रहे हैं। तो ये आप कह सकते हो वॉर ऑफ रेस्पॉन्स की तरह ट्रीट किया जा रहा है। नाउ नॉर्थ कोरिया संडे में इसने एक्यूज़ किया यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडन को, बोला यहाँ पे अनफ्रेंडली इनका वर्क है। जो बाइडन ने यहाँ पर पहले बोला था वेडनेसडे में कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है इनका वो आप कह सकते हो डील करेगा किससे, जो प्योंगयांग न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसके थ्रेट से, उसके खतरे से। नाउ प्योंगयांग क्या है, ये एक लार्जेस्ट सिटी कैपिटल है नॉर्थ कोरिया की, इनका एक न्यूक्लियर प्रोग्राम है, तो इसके अगेंस्ट है जो बाइडन। ऐसे यहाँ पे आप ये सारी चीज़ें देख सकते हो। तो इन्हीं के बीच में जो नॉर्थ कोरिया और यूएसए है इनके बीच में एक छोटा सा डिस्प्यूट क्रिएट हो चुका है। नॉर्थ कोरियन जो लीडर हैं किम जोंग उन, यहाँ पे आप देख सकते हो एक मीटिंग में है, कहाँ पर एक आप कह सकते हो वर्कर्स पार्टी थी प्योंगयांग के, ठीक है, रूलिंग वर्कर्स पार्टी की मीटिंग के अंदर ये देखने को मिले थे। तो प्योंगयांग के बारे में याद रखना ये क्या है, ये एक बड़ा शहर है सबसे बड़ा, और साथ ही साथ कैपिटल है नॉर्थ कोरिया की। ओके, नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे, यहाँ पे म्यांमार के बारे में सिचुएशन बताई गई है कि जैसे आप देख पा रहे होंगे म्यांमार के अंदर 1 फरवरी को हुआ था मिलिट्री कू यानी तख्ता पलट। तो उसके बाद से यहाँ पे आप देख पाओगे लोग
4 महीने, हम चौथे महीने के अंदर एंटर कर चुके हैं और जो लोग हैं वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर। ओके, तो उसके बारे में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दी गई है। चलो बढ़ते हैं आगे और अपने कुछ पेंडिंग एडिटोरियल्स की तरफ। नाउ पहले मैं आज के न्यूज़पेपर की शक्ल दिखा देता हूँ आपको। जो आज के एडिटोरियल हैं ये पूरे कम्प्लीटली इलेक्शन से रिलेटेड हैं और कौन कौन पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और किन किन ने कहाँ कहाँ से जीते हैं, ये सब के बारे में बताया गया है। तो ये सब बेकार है, हमारे किसी काम का नहीं है। अगेन आप लोग देख पाओगे पेज नंबर 8 जो है पूरी तरह से भरा पड़ा है, पेज नंबर 9 पूरी तरह से भरा पड़ा है। ठीक है, नाउ अब हम लोग चलते हैं अपने प्रीवियसली एडिटोरियल्स की तरफ। नाउ हमने अभी जो अफगानिस्तान वाला आर्टिकल डिस्कस किया है उसी के बेसिस पे हमने आज का थंबनेल भी लगा रखा है। नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे ये एडिटोरियल है 1 मई का। 1 मई को सैटरडे था, मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था, मेरे कुछ हेल्थ इश्यूज़ थे उसकी वजह से। नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे 1 मई को जो एडिटोरियल सेक्शन है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही आर्टिकल इंपॉर्टेंट था। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, इनको आप लोग ईजिली स्किप कर सकते हो। एक आर्टिकल ज़बरदस्त था, वो ये वाला, राइजिंग सन एंड इंडिया जापान रिलेशंस के बारे में। इंडिया और जापान के रिलेशंस के बारे में बातचीत की गई है। अभी हाल ही में हमारे यूएस के यूएस कह रहा हूँ, हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और साथ ही साथ जापान के प्राइम मिनिस्टर योशिहिदे सुगा, इन दोनों के बीच में बातचीत हुई थी। तो उसके बारे में डिस्कशन करा गया है कि ये दोनों मिलकर कौन कौन से सेक्टर्स में काम करने वाले हैं, किस किस सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं और आज के टाइम पर इनके रिलेशंस कैसे हैं। और अगर मैं आपको मोटे तौर पे बताऊं तो इंडिया जापान के रिलेशंस काफ़ी बेहतर हैं आज के टाइम पर, और माना यह जा रहा है आने वाले टाइम पे एक बेस्टेस्ट ऑफ द रिलेशंस यहाँ पे माने जाएंगे इंडिया और जापान के। ओके, तो न्यू दिल्ली और आप कह सकते हो टोक्यो के बीच में, दोनों के बीच में बातचीत हुई, मतलब कि न्यू दिल्ली मतलब इंडिया और टोक्यो जापान, इन दोनों के बीच में बातचीत की गई है। इन्होंने चाइना के ऊपर काफ़ी हद तक फोकस किया है, किन किन रीजन्स को लेकर फोकस किया है ये भी मैं आगे डिस्कस करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो डिस्कशन है दोनों के बीच में ये कहां तक गया। इन दोनों ने मिलकर 5G टेक्नोलॉजी को लेकर बात करी गई है कि किस तरीके से ये दोनों कंट्रीज़ मिलकर डोमिनेट कर सकते हैं, 5G टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप कर सकते हैं। ये पहली चीज़, इस चीज़ के ऊपर फोकस किया गया। दूसरी चीज़, जो कॉम्पिटिटिवनेस और रेजिलियंस पार्टनरशिप है उसके बीच में जो गैप है उसको ये किस तरीके से भर सकते हैं, मिलकर कैसे काम कर सकते हैं, 5G के अंदर कैसे काम करेंगे, मैंने आपको बता ही दिया है। दोनों पावर्स ने रेपिटेडली बार बार एम्फोसाइज करा, फोकस किया किस चीज़ के ऊपर, इंडो पैसिफिक वाले रीजन के ऊपर, यानी कि क्वाड का बार बार यहाँ पे मेंशनिंग करी गई थी। क्वाड ग्रुप यानी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, इसके अंदर आपको टॉप 4 कंट्रीज़ देखने को मिलेंगी, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ 4 कंट्रीज़ का ये ग्रुप है। और वो 4 कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, एक है यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, मतलब इंडिया और जापान दोनों ही इस ग्रुप का पार्ट हैं। तो दोनों ने मिलकर फोकस किया इंडो पैसिफिक वाले रीजन के ऊपर, किस तरीके से उस रीजन को हम लोग फ्री बना सकते हैं, वहाँ पर चाइना का इन्फ्लुएंस ना हो, चाइना अपना इंक्लूजन ना करे यहाँ पे, उसकी वजह से दोनों कंट्रीज़ मिलकर काम करेंगी। साथ ही साथ दोनों कंट्रीज़ ने मिलकर एक्सप्रेस करा कि लगातार ये सपोर्ट करेंगे क्वाड को आने वाले टाइम पर भी। और भी बहुत सारे आप कह सकते हो जो है चाइना के कंसर्न्स के बारे में बताया गया। आज के टाइम पर अगर हम बात करें, चाइना के अंदर 3-4 मेन कंसर्न चल रहे हैं किस चीज़ को लेकर। सबसे पहले जिनजियांग वाला रीजन जो है, चाइना के अंदर एक रीजन है जिनजियांग नाम का, यहाँ पर रहती हैं उइगुर मुस्लिम्स कम्युनिटी। नाउ ये जो उइगुर मुस्लिम्स हैं इनको बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करता है चाइना। इनफैक्ट इनको बियर्ड, अपने आप कह सकते हो कि जो है बियर्ड रखने का इनको बिल्कुल भी हक नहीं है। और जो कुरान वगैरह है ये लोग अपने खुद ही कुरान नहीं पढ़ सकते, चाइनीज़ एडिशन पढ़ने दिया जाता है, बहुत सारी चीज़ें उसमें नहीं डाल रखी हैं। तो इस तरह का ट्रीटमेंट किया जाता है उइगुर मुस्लिम्स के प्रति जिनजियांग वाले रीजन में। तो इस चीज़ के लेकर डिस्कशन किया गया है कि चाइना के अंदर ये एक बहुत बड़ा ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। उसके बाद हांगकांग के साथ हमेशा से ही डिस्प्यूट रहे हैं चाइना के, और आज के टाइम पे आप देख पाओगे बहुत सारे प्रोटेस्ट भी देखने को मिल जाते हैं इसी चीज़ को लेकर। इसके बारे में डिस्कशन किया गया। और फिर एट द लास्ट ताइवान को लेकर, यहाँ पे चाइना जो है बोलता है ताइवान मेरा पार्ट है, मेरी कंट्री है, सॉरी मेरा पार्ट है पूरी तरह से। और आपको मालूम होगा चाइना की ये हरकत बहुत पुरानी है, हर चीज़ को मेरा बोलना। तो इस तरह का यहाँ पे क्रिटिसिज्म किया गया इन 3-4 चीज़ों को लेकर, और यहाँ पर ये चाइना काफ़ी सही नहीं कर रहा है, इस चीज़ के बारे में यहाँ पे बातचीत की गई। नाउ
ये जो फ़ोन कॉल चल रहा था इसके अंदर इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने काफ़ी हद तक ये चाइनीज़ को लेकर, आप कह सकते हो चाइना वाले कौन कौन से सिचुएशन है उसके बारे में मुद्दा उठाया। मैंने आपको बता दिया, देखो अगेन उसी चीज़ के बारे में बताया गया है। जिनजियांग रीजन के बारे में बातचीत करी गई थी, हांगकांग के इशू के बारे में बातचीत करी गई थी। उसी के साथ इंडिया के साथ बहुत सारे क्लैशेस हुए हैं चाइना के, जैसे कि गलवान वैली के अंदर यानी लद्दाख वाले रीजन में, तो उसके बारे में भी डिस्कशन किया गया है इस पूरे फ़ोन कॉल के दौरान। नाउ उसके साथ साथ न्यू दिल्ली और टोक्यो ने मिलकर एक्सपेंड किए हैं अपने मिनिस्ट्रियल और ब्यूरोक्रेटिक कॉन्ट्रैक्ट्स, जैसे कि यहाँ पे दोनों मिलकर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज को कंडक्ट करते हैं और आने वाले टाइम पर भी इसी तरीके से ये लोग वर्क करने वाले हैं, सपोर्ट करने वाले हैं कि इंडो पैसिफिक रीजन को बिल्कुल फ्री बनाया जाए। और उसके बाद टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप के बारे में बातचीत करी गई, यानी जो ये दोनों ही पावर्स हैं ये मिलकर काम करेंगे, अपना कॉपरेशन को और ज़्यादा एक्सपैंड करेंगे और ज़्यादा बढ़ाएंगे साइबर सिक्योरिटी के मामले में। आज के टाइम पर बहुत सारे साइबर अटैक्स देखने को मिल जाते हैं, इनफैक्ट चाइना के ओर से साइबर अटैक सबसे ज़्यादा देखने को मिल जाता है। तो उन साइबर अटैक्स को किस तरीके से हम टैकल कर सकते हैं, किस तरीके से साइबर सिक्योरिटी के ऊपर काम कर सकते हैं, ये दोनों ही कंट्रीज़ मिलकर आपस में कॉपरेट होकर काम करेंगी। और यहाँ पे आप देख पाओगे जो भी टेक्नोलॉजीज़ हैं उनके ऊपर वर्क किया जाएगा। उसके साथ इकोनॉमिक टाइज हो गए और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया। ये दोनों ही मामलों पर ये कंट्रीज़ दोनों मिलकर काम करने वाली हैं, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी काम करने वाली हैं। एक यहाँ पर बहुत बड़ा एग्जाम्पल ये भी दिया गया है, जापान ने काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रखा है इंडियन इकॉनमी के अंदर, लगभग 34 बिलियन इन्वेस्टमेंट कर रखा है। किस चीज़ में? इंडियन इकॉनमी में। और जापान इंडिया के साथ एक 12वां लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन जाता है इसी के साथ, तो उस चीज़ के बारे में भी ये चीज़ मेंशन करी गई है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख पाओगे फाइनली जो सुगा, यानी सुगा और मोदी जी दोनों के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, इन दोनों के समिट ने यहाँ पर ये कोशिश करी है कि जो कंट्रीज़ हैं इनके रिलेशंस को और ज़्यादा बिल्टअप किया जाए। इनफैक्ट दोनों कंट्रीज़ मिलकर कोलैबोरेट कर कर इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड कर रही हैं, कहाँ पर? ईरान के अंदर, अफ्रीका के अंदर। तो दोनों ही जापान और इंडियन कंपनीज़ मिलकर काम कर रही हैं और बहुत सारा सपोर्ट प्रोवाइड करवा रही हैं म्यांमार में, श्रीलंका के अंदर। ओके, उसके साथ साथ यहाँ पे 2006 में जो शिंजो एबे हैं, शिंजो एबे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, कहाँ के? जापान के। नाउ अभी दूसरे प्राइम मिनिस्टर हैं योशिहिदे सुगा। नाउ 2006 में शिंजो एबे ने एक बुक लिखी थी अपनी, जिसका नाम था उत्सुकुशी कुनी, उत्सुकुशी कुनी ई, यहाँ पर आप कह सकते हो इस बुक का नाम था। और इसके अंदर इन्होंने एक्सप्रेस किया जापान और इंडिया के जो रिलेशंस हैं आने वाले टाइम पर काफ़ी बेहतर हम लोग को नज़र आने वाले हैं और सबसे बढ़िया जो रिलेशंस है वो इन दोनों कंट्रीज़ के ही रहेंगे। ठीक है, ये था एक कंप्लीट आर्टिकल। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जो हमारे अब हम लोगों ने वेडनेसडे में, यानी पिछला जो वीक है वेडनेसडे में हमने 2 एडिटोरियल्स को मिस किया था, एक तरीके से एस्केप किया था। नाउ उनका भी डिस्कशन हम लोग आज ही करने वाले हैं। ये हमारे परसों का एडिटोरियल था, इसके अंदर और कुछ नहीं है। सैटरडे में दूसरे पेज पर ग्राउंड ज़ीरो आता है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता, तो आप देख सकते हो सिर्फ एक आर्टिकल इंपॉर्टेंट था पूरे न्यूज़पेपर में, वो हमने कवर कर लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ ये 28 तारीख के 2 एडिटोरियल हैं जिनको हमने कवर नहीं किया था, आज हम उनको भी देख लेते हैं। मैं आपसे कह रहा था कि एक ही दिन में हम लोग सब कुछ कवर कर लेंगे, तो हमारा पेंडिंग आज पूरा का पूरा जो भी पेंडिंग वर्क था वो ख़त्म हो जाएगा। इस आर्टिकल को हमने उसी दिन डिस्कस कर लिया था वैक्सीनेशन प्रोग्राम को लेकर। नाउ यहाँ पे हम लोग इस आर्टिकल में बात करेंगे पेटेंट एज अ रॉन्ग रिजीम के बारे में, या पेटेंट्स क्या होते हैं, यहाँ पर पर्टिकुलरली किस चीज़ के बारे में बात करी गई है। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल में बात करेंगे सऊदी अरेबिया एक इनिशिएटिव लेकर चल रहा है ताकि जो क्लाइमेट चेंज है उससे टैकल किया जा सके। एक बहुत ही बेहतरीन इनिशिएटिव है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में, तो डिस्कस करेंगे इसके बारे में। सबसे पहले पेटेंट्स के बारे में अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर क्या बात करी गई है। देखो पेटेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूँ। पेटेंट्स एक तरीके से, मान लो कोई पर्सन है, ये है, इसने कोई नई खोज करी, इसने कोई रिसर्चेस करे, अपने पढ़ाई वगैरह करने के बाद, काफ़ी मेहनत के बाद एक नई चीज़ डेवलप कर ली है। इनफैक्ट यहाँ पे बात हो रही है वैक्सीन की या फिर किसी भी मेडिसिन की। तो वैक्सीन को डेवलप जब किया गया, तो अब यहाँ पे
किस तरीके से वो उसको प्रोटेक्ट करके रखे कि कोई कॉपी ना करे उसको, ठीक है। अगर वो कॉपी कर लेता है तो उस तरीके से वो लोग क्या कर सकते हैं, उसके आइडिया को इस्तेमाल करके वो लोग पैसा कमा सकते हैं दूसरे लोग। तो उसके लिए वो क्या करेगा, पेटेंट्स ले लेगा, पेटेंट्स कॉपीराइट राइट्स हो जाएंगे। मतलब कि उसके पास ये पूरा का पूरा हक है, वो सिर्फ इसी पर्सन के पास है कि वो कॉपी कर सकता है, अदरवाइज दूसरा पर्सन जो है वो इस चीज़ को कॉपी नहीं करेगा, ठीक है। तो इसके बारे में बातचीत करी गई है कि पेटेंट्स जो है काफ़ी हद तक सही होता है, ये अच्छी चीज़ है पेटेंट्स रिजाइन होना, ठीक है। और यहाँ पे अब एक तरीके से हम बात करेंगे ये नेगेटिव वे में किस तरीके से वर्क करता है, पॉजिटिव वे में किस तरीके से वर्क करता है, वो सब चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करी गई थी उस दिन। तो आप देख पाओगे 2 अक्टूबर में पिछले साल हुआ क्या था, इंडिया और साउथ अफ्रीका ने दोनों ने मिलकर एक WTO, आप कह सकते हो एक जॉइंट पिटीशन सबमिट किया गया था WTO में। WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसमें सबमिट करा गया एक जॉइंट पिटीशन। दोनों ही इंडिया और साउथ अफ्रीका ने मिलकर रिक्वेस्ट करा कि जो ये रूल्स हैं पेटेंट वाले उसको थोड़े से कम समय के लिए सस्पेंड कर दिया जाए, ठीक है, टेम्पररीली, यानी कि टेम्पररीली कुछ टाइम के लिए इनको सस्पेंशन कर दिया जाए अंडर दी 1995 एग्रीमेंट ऑन ट्रिप्स। तो ट्रिप्स क्या है इसके बारे में याद रखना, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, यानी कि ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, जो भी पेटेंट्स वगैरह हैं, इनके रिगार्डिंग कैसे व्यापार चल रहा है, ठीक है। क्योंकि मैंने जैसा बताया ऐसा होता है कि बहुत सारे इनोवेटर्स होते हैं जिन्होंने नई चीज़ खोज करी है, उनके ही आइडिया को इस्तेमाल करके लोग क्या कर लेते हैं, वो चीज़ इस्तेमाल करने के बाद उससे पैसा कमा लेते हैं। तो ऐसा ना हो, तो यहाँ पे आप लोग देख पाओगे इस चीज़ को लेकर एक पिटीशन सबमिट करा गया था दोनों कंट्रीज़ के द्वारा कि जो है अब क्या होगा कि थोड़े टाइम के लिए इन रूल्स को सस्पेंड कर दिया जाए, ठीक है, कि हर कोई यहाँ पर एक तरीके से यूज़ कर सकता है इस मतलब कोई भी जो बंदा है, दूसरे बंदे ने जो भी चीज़ें इनोवेट करी है उसका इस्तेमाल कोई दूसरा बंदा भी कर सकता है, उसका इस्तेमाल दूसरे लोग भी कर सकते हैं, कमर्शियली यूज़ कर सकते हैं, उससे पैसा भी कमा सकते हैं। तो इस तरह का यहाँ पे आप कह सकते हो रूल हो जाना चाहिए, ऐसा यहाँ पे मांग करी गई दोनों कंट्रीज़ के द्वारा। नाउ उसके बाद आप देख पाओगे ये जो रिक्वेस्ट है इसको सपोर्ट करा लगभग 100 से ज़्यादा नेशंस ने इसको सपोर्ट भी करा था, लेकिन बहुत सारे जो स्मॉल ग्रुप्स ऑफ स्टेट्स हैं उसने इसको अपोज किया, डायरेक्टली ब्लॉक कर दिया, जैसे कि US, यूरोपियन यूनियन, UK, कनाडा, इन सब ने मिलकर इसको ब्लॉक करा। क्योंकि आज के टाइम पर ये जो कंट्रीज़ हैं ये टॉप के मामले में चलती हैं वैक्सीनेशन के बारे में, ठीक है। तो इनको एक तरीके से उन्होंने सोचा कि हमारे ऊपर खतरा आ सकता है इस चीज़ को लेकर, ये जो रूल सस्पेंड हो जाएगा तो इससे ये कंट्रीज़ मिलकर काम कर सकती हैं आगे। तो इन कंट्रीज़ ने मिलकर इस चीज़ को ब्लॉक कर दिया था। नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे पेटेंट के बारे में बताया गया। पेटेंट एग्जैक्टली क्या है, एक कॉन्फेरल बाय स्टेट ऑफ एन एक्सक्लूसिव राइट टू मेक है, यानी कि आप देख पाओगे मैंने जैसा कि बोला कि एक पेटेंट आपके पास राइट हो जाएगा कि कोई चीज़ वो कॉपी ना कर पाए। पेटेंट लॉज जो है या इसको अलग अलग चीज़ों में यहाँ पर देखने को मिल जाता है, हर चीज़ का पेटेंट यहाँ पर देखने को मिल ही जाता है। एक आप कह सकते हो पीपल के पास जो भी पीपल का आइडिया है, जो भी उसकी मेहनत है, जो भी उसकी स्टडीज़ है, रिसर्चेस हैं, उसको एक तरीके से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें, अगर ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि पेटेंट्स के ऊपर यहाँ पे थोड़े टाइम के लिए जो रूल है इसको सस्पेंड कर दिया जाता है और कोई भी कॉपी कर सकता है, तो यहाँ पर इससे एक ख़तरा नज़र आएगा लोगों की थिंकिंग के ऊपर। दूसरी चीज़, जो लोगों ने अपना मेहनत से ये सारी चीज़ें डेवलप करी हैं उनके ऊपर भी इफ़ेक्ट पड़ेगा इस चीज़ का। इंडिया के अंदर आप लोग देख पाओगे ये एक्सक्लूसिव राइट है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखने को मिल जाती हैं कि देखो ये इसको कॉपी कर लिया जाता है। लेकिन यहाँ पे होता क्या है, इंडिया की मांग ये है कि देखो इक्वली एक्सेस मिलना चाहिए, या जो है ऐसा भी होना चाहिए कि जो रूल्स हैं इनको सस्पेंड कर दिया जाए थोड़े टाइम के लिए। लेकिन 1959 की बात है, एक कमेटी बनाई गई थी जिसको चेयर किया जस्टिस एन राजा गोपाला अयंगर ने। इन्होंने आप कह सकते हो इस चीज़ के ऊपर यहाँ पे मुद्दा उठाया कि जो ड्रग्स हैं आज के टाइम पर बहुत सारे अफोर्डेबल प्राइसेस पर देखने को नहीं मिल पाते। मतलब कि मान लो किसी बंदे ने अपना जो भी इनोवेशन किया है उसके ऊपर पेटेंट राइट ले रखे हैं, नाउ क्या करेगा वो उसको हायर प्राइस में बेचेगा, ठीक है, और उसके पास हक भी है कि उसका कोई आप कह सकते हो कोई भी जो है वो प्रोडक्ट कॉपी नहीं कर सकता। इस तरह की सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिल जाती है। लेकिन इंडिया में क्या होगा कि उसके लिए यहाँ पर एक नया चीज़ है, और वो नई चीज़ क्या है मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। एक चीज़ मेंशन करी गई थी यहाँ पर, एक सेकंड में आपको देख के बताता हूँ।
इंडिया के अंदर ना इन सब चीज़ों की वजह से कंपटीशन सप्रेस हो जाता है, कंपटीशन को ख़त्म कर दिया जाता है। मतलब कि पेटेंट्स ले लिए, पेटेंट राइट ले ली, अब उसको हायर प्राइस में बेचो, उसको कोई कॉपी नहीं कर सकता। तो यहाँ पर इंडिया इस तरह की चीज़ रखता है कि यहाँ पर जो कम्प्लीटली इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करी जाएगी, दूसरी जगह पर उस चीज़ को डेवलप कर लिया जाएगा। ओके, तो यहाँ पर इस तरह की चीज़ें होनी भी चाहिए। नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे दो कॉमन आर्ग्यूमेंट्स हैं जो कि यहाँ पर बोले जाते हैं। सबसे पहला देखो, जो कॉरपोरेशंस वगैरह हैं, अगर हम लोग बात करें तो कॉरपोरेशंस वगैरह को रिवॉर्ड मिलता है इस चीज़ का, जो भी उन्होंने इन्वेंशन किया है। तो एक तरीके से उनके लिए रिवॉर्ड हो जाता है, ये जो भी उन्होंने पैसा लगाया इसके अंदर वो दबा के पैसा कमा लेते हैं इस चीज़ से। दूसरी चीज़ यहाँ पे आप लोग देख पाओगे, दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या होता है कि विदाउट द राइट टू मोनोपोलाइज प्रोडक्शन वेयर विल बी द नो इंसेंटिव टू इनोवेट। यानी कि जैसे आप कह सकते हो इनके पास राइट आ गया, इनके पास पेटेंट मिल गया, तो उसके थ्रू यहाँ पर ये एक मोनोपोलाइज कर सकते हैं। मोनोपोलाइज मतलब सिंगल सेलर होना, तो उस प्रोडक्ट को ये सिंगली ये लोग सेल कर सकते हैं, तो इसका फ़ायदा यहाँ पर भी देखने को मिल जाता है। ओके, तो पेटेंट्स के बारे में डिस्कशन किया गया था, पेटेंट्स कैसे यहाँ पे यूज़फुल हो सकता है और कैसे नेगेटिव वे में वर्क कर सकता है, ये हमने देखा। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल में बात करी गई है, एक दो इन्फॉर्मेशन है, ज़्यादा कुछ नहीं है। सऊदी अरेबिया ने अपना एक सऊदी ग्रीन इनिशिएटिव को लॉन्च किया है, और ताकि जो आज के टाइम पर क्लाइमेट चेंज देखने को मिल रहा है, टेम्परेचर लगातार बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, उससे कैसे लड़ा जा सके। तो आप देख पाओगे जो G20 है उसने इंट्रोड्यूस किया ग्लोबल कोरल रीफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सेलरेटर, यानी जो प्लांट्स है हरियाली लाने का इन्होंने काम किया। ये लोग डेवलप करेंगे कोरल रीफ को, उनको कंजर्वेट करेंगे, रिस्टोर करेंगे, बिलियंस ऑफ ट्रीज़ ये लोग लगाएंगे। तो ऐसा यहाँ पे करा एक इनिशिएटिव लाया गया है सऊदी अरेबिया के द्वारा। तो आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है इनिशिएटिव किसके द्वारा लाया गया है, वो सऊदी अरेबिया के द्वारा लाया गया है। इसका मेन मकसद ये है जो वेजिटेशन कवर है उसको बढ़ावा देना, कार्बन एमिशन को कम करना, पॉल्यूशन से लड़ना, और इसके लिए ये लोग लगभग 10 बिलियन ट्रीज़ को लगाने वाले हैं अपने किंगडम के अंदर। और भी बहुत सारी रिन्यूएबल एनर्जीज़ के ऊपर काम करने वाले हैं 2030 तक। और जो है मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव का पार्ट होने के नाते जो सऊदी अरेबिया है ये गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल कंट्रीज़ के साथ मिलकर काम करेगा और 40 बिलियन ट्रीज़ को वेस्टर्न एशियन वाले रीजन में भी लगाएगा। और जो सऊदी अरेबिया है करेंटली आज के टाइम पर ये ऑपरेट करता है एक लार्जेस्ट कार्बन कैप्चर, और यहाँ पे काम इनका ये है कि आज के टाइम पर टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर भी ये लोग वर्क करते हैं कि किस तरीके से जो है कार्बन को कम किया जाए। और आने वाले टाइम पर इसी इनिशिएटिव को लेकर ये लोग वर्क करने वाले हैं, और 2030 तक का विज़न रखा है कि कम्प्लीटली ये पूरी तरह से जो भी यहाँ पे कार्बन है उसको कंट्रोल करेंगे, कार्बन एमिशन को कम करेंगे। ऐसा यहाँ पे स्टेप उठाया गया है सऊदी अरेबिया के द्वारा। तो उसके बारे में यहाँ पर बताया गया था, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, ज़्यादा इसके अंदर कुछ नहीं था। तो गाइज़ इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने आज के न्यूज़पेपर एनालिसिस को समाप्त, और आई होप आप लोगों को सारे आर्टिकल्स क्लियर हो गए होंगे। नाउ हमने जो पिछले आर्टिकल्स थे वो भी हमने कवर कर लिया है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।